नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र कुमार बैरवा जी उपस्थित हैं। सर सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है मंगलम प्लस मेडिसिटी जयपुर में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर सबसे पहले मैं जो आपसे सवाल लेना चाहती हूँ वो हार्ट हेल्थ से रिलेटेड ही होगा। खासकर विंटर्स में हार्ट को किस तरीके से आप केयर करके चले ताकि जो विंटर्स में होने वाली परेशानियां हैं उनसे हार्ट थोड़ा सेफ रहे। जी बिल्कुल, नवंबर का महीना चल रहा है और जी। कुछ ही दिनों में ठंड एकदम से बढ़ रही है। सो बेसिकली हार्ट की दिक्कतें या नसों के ब्लॉकेजेस जो अब तक शांत थे वो अब परेशान करना शुरू करेंगे। जी। उसका बेसिक रीज़न मैकेनिज्म ये रहता है कि जैसे ही हमारी एक्सट्रीमिटीज़, हमारे हाथ पैर ठंड के एक्सपोजर में आएंगे, फेस सब एक्सपोजर में आएगा तो नसें सिकुड़ना शुरू होंगी ठंड के मौसम में। जैसे ये नेचुरल रिएक्शन है जी। उसकी वजह से हमारे हार्ट को अब उस सिकुड़ी हुई या स्पाज्म वेसल्स के अगेंस्ट पंप करना पड़ेगा, यानी कि हार्ट ज़्यादा प्रेशर में आएगा। ये रीज़न रहेगा कि जो सप्लाई अभी तक काम दे रही थी, ठीक चल रहा था, चाहे जितना परसेंट ब्लॉकेज था या नहीं था, बट अब वो चीज़ थोड़ा सा एग्जैगरेट करेगी। एंड जैसे ही पेशेंट हैं या नॉर्मल पीपल है, जब बाहर निकलेंगे तो उनकी नसें सिकुड़ने के साथ ही हार्ट पे प्रेशर बढ़ा और वो जो पेशेंट 80-90% ब्लॉकेज वाले हैं वो परेशान होना शुरू होंगे। जी। जो कट ऑफ के आसपास के लोग हैं वो परेशान होना शुरू होंगे। छाती में दर्द, भारीपन जैसी दिक्कतें होना या दम घुटने जैसी समस्याएं होना और थकान महसूस होना, सांस भरना, ये दिक्कतें अब थोड़ी सी ज़्यादा रहेंगी। कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे कि अभी तक आदत है 5 बजे उठ जाते हैं और उसके बाद तुरंत से तैयार होकर एक्सरसाइज करने निकल पड़ते हैं। जी। जी। सो ऐसे में उन लोगों के लिए खासकर जल्दी निकलना रिस्की हो सकता है, जो पहले से बीपी शुगर के पेशेंट हैं। हार्ट की दिक्कत का रिस्क शायद है या पेशेंट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, वो डायग्नोस्ड है। अगर वो बाहर निकलेंगे ऐसी कंडीशन में तो उनको ये रिएक्शंस और एग्जैगरेटेड रहेंगी और वो रिस्क पर रहेंगे इस टाइम पर। तो ऐसे लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए जो पहले से डायग्नोस्ड केस हैं, जिनको पता है कि ब्लॉकेजेस हैं या फिर वो रिस्क पर हैं, बीपी है, शुगर है, 60 साल से ज़्यादा उम्र है या ओबेसिटी पेशेंट्स हैं, स्मोकर्स हैं, खासकर ऐसे लोगों को ज़्यादा रिस्क रहेगा, तो इनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी। सर विंटर्स के अंदर खान पान किस तरह का हो हार्ट को सेफ रखने के लिए? एज सच विंटर्स में हमारा खाना पीना या हमारा यूँ कहें कि जो जीआई सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर काम कर रहा होता जी। है, पर फिर भी जो मैं तो उनके पेशेंट की बात करूंगा जो रिस्क पर हैं हार्ट अटैक के या हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए, तो उनको ये कहूँगा कि शाम के टाइम खाना टाइम से खाएं। हमेशा लेट नाइट खाना ना खाएं, अपना खाना 8 बजे तक कंप्लीट कर लीजिए किसी भी हाल में। लेट नाइट खाना, हैवी खाना, ऑयली खाना ये अवॉइड करना है। एंड हाई कार्ब फूड जैसे कि किसी भी वे में, चाहे वो एक्स्ट्रा कार्ब्स हैं, मैदा है, आलू है, चावल है, वो लेट नाइट ना खाएं। ऑयली फूड जो ज़्यादा टाइम तक पेट में रहना जिसको पड़ेगा बचने के लिए, ऐसे खाने को अवॉइड करना चाहिए अपने को। अल्कोहल से थोड़ा सा ना, या अल्कोहल को कम मात्रा में रखना चाहिए ऐसे टाइम पर खासकर। जी। एक्सरसाइज की सर आपने बात कही, खासकर जो युवा है और इन दिनों युवाओं में हार्ट अटैक के मामले बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, खासकर बच्चों में भी नजर आ रहे हैं। तो एक्सरसाइज मतलब किस तरीके से युवा ले एक्सरसाइज, कुछ टिप्स बताएं, क्योंकि हैवी एक्सरसाइज है। कई बार कई खबरें ऐसी है कि जिम के अंदर या डांस करते हुए या जुम्बा करते हुए लोगों को हार्ट अटैक्स आए, तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? द थिंग जो हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे वो ये है कि ये जो लोग जिनको दिक्कतें आ रही हैं, ये हम न्यूज़ में सुन रहे हैं कि एक्सरसाइज करते हुए अटैक आ गया या डांस करते हुए अटैक आ गया। जी। जी। ये तब होता है जब वो पेशेंट पहले से पेशेंट होता है। एक्चुअली जो लोग पहले से पेशेंट हैं एंड इन्होंने आउट ऑफ प्रोपोर्शन, आउट ऑफ कैपेसिटी एक्सरसाइज करी, आउट ऑफ कैपेसिटी इन्होंने डांस कर लिया अचानक से। तो जहाँ पर जिनके ब्लॉकेजेस 70%, 80% ब्लॉकेजेस या 90% ब्लॉकेजेस, जहाँ पे वो वॉक तो कंफर्टेबली कर पा रहे हैं, अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ तो कंफर्टेबली कर पा रहे हैं, हार्ट इतना सपोर्ट करता था उनको अभी तक, पर जैसे उन्होंने अपनी डिमांड बढ़ाई हार्ट के लिए, एक्सरसाइज करी, जंप किया, डांस किया, हैवी डंबल्स उठा लिए, सो उसके हार्ट ने अब डिमांड बढ़ा दी एक्सरसाइज के टाइम पर। अब उसको सप्लाई कम है। ऐसे में हार्ट एकदम से फिर जहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं वो एकदम प्लाक रप्चर होता है, वहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल है टूटता है और हार्ट अटैक के चांस हो जाते हैं। ये कारण एक्चुअली सच ये है कि एक्सरसाइज से अटैक कम होते हैं,
जी। आज तक का जो सच है वो आगे भी सच बना रहेगा कि एक्सरसाइज से हाँ, मतलब अटैक्स फिट कम रहता होते हैं। है, मतलब जो व्यक्ति हाँ, है वो फिट एग्ज़ैक्टली। रहता है और ये नहीं कि जो आजकल दिमाग में भरा जा रहा है या भर जाता है या हुँ, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर लिए जाते हैं लोगों के थ्रू कि अटैक आ गया क्योंकि वो उसने एक्सरसाइज की थी तो एक्सरसाइज बंद कर दो हुँ, या डांस करना कम कर दो बंद कर दो। ये नहीं, आप अगर पहले से ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू करें, आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अगर आज तक तो कुछ नहीं किया था हुँ, और एकदम से आप हैवी वर्कआउट कर रहे हैं या आधा आधा घंटा तक हैवी डांस कर रहे हैं, हैवी हुँ। एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर आप रिस्क पर आते हैं। सर पता कैसे चले कि हार्ट के अंदर कोई दिक्कत हो रही है? मतलब सब चीज़ें अपने हिसाब से चल रही है, रूटीन का काम सही हो रहा है और एकदम से फिर चक्कर आते हैं, एकदम से हार्ट में दर्द होता है तो पता लगता है कि हम इसके पीछे कुछ रिस्क फैक्टर समझेंगे जी, कि किन को हार्ट अटैक का रिस्क है पहले तो यहाँ पर, जी, और होगा कैसे या सिम्टम्स लक्षण क्या आएंगे जी, वो हम दूसरे स्टेप पे समझते हैं। जी, पहला स्टेप ये कि किन को हार्ट अटैक आ सकता है। हुँ, तो हार्ट अटैक उन लोगों को जिसमें कि सबसे पहले कि उम्र एक है जहाँ पे कि शरीर बदल रहा है, हर मिनट बदल रहा है, हर साल बदल रहा है। हुँ, धीरे धीरे जब वो 50 या 60 क्रॉस करते हैं तो उनका हार्ट अब पहले से ज़्यादा थोड़ा सा वीक हो चला है, या यूँ कहूँ कि वहाँ पे हार्ट की जो आर्टरीज हैं, जो नसें हैं, कॉर्नरीज हैं, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, वहाँ पे कैल्शियम डिपोजिशन शुरू हो गया है, फाइब्रस डिपोजिशन शुरू हो गया है, तो नसें सिकुड़ेंगी। ये नेचुरल प्रोसेस भी होता है। इट्स नॉट लाइक कि हमेशा वो हेल्दी ही रहेंगे क्योंकि आपने आज तक बहुत अच्छा हेल्दी हाँ, मेंटेन खाना-पीना किया था, सब करा कुछ है। किया था। ऐसा नहीं है, एज वाइज चीज़ें चेंज होती हैं। हुँ, तो वो लोग जो 60 से ज़्यादा उम्र के हैं, वो लोग जो डायबिटिक हैं, हुँ, वो लोग जो स्मोकर रहे हुए हैं, हुँ, सो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एज, डायबिटीज़ डायबिटीज़, एंड स्मोकिंग। ये जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये लोग डायरेक्ट रिस्क पर हैं। ओके, इवन अगर उन्होंने अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करी है तो भी, अगर डायबिटीज़ अच्छा कंट्रोल है इट्स गुड, अगर अच्छा कंट्रोल नहीं है तो वो ज़्यादा रिस्क पर है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर पेशेंट्स, हुँ, ओबीस पेशेंट्स, एक्सरसाइज नहीं करने वाले या खराब लाइफस्टाइल वाले पेशेंट्स, हुँ, ये लोग भी रिस्क पर हैं। 2 चीज़ें जो हम मिस करते हैं, हमको पता भी नहीं होती कई बार, कि फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भले ही कितनी हेल्दी, दुबले पतले हैं, अच्छे खासी एक्सरसाइज करते हैं, खाना पीना बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं, उसके बाद में भी अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके पेरेंट्स को, आपके मैटरनल अंकल्स को, हुँ, आपके पैटर्नल अंकल्स को, हुँ, किसी को भी हार्ट की दिक्कत, अंकल्स मीन्स अंकल हाँ, आंटी हुँ, हूएवर, हुँ, सो इनको अगर दिक्कतें नहीं है, सो इवेंचुअली आप भी उस रिस्क पर हैं, चाहे आप कितना भी अच्छा मेंटेन कर रहे हैं खुद को। लास्टली, आफ्टर कोविड 19 के बाद से, सन 2020 के बाद से अब जो चीज़ें बदली हैं, हमारा जो एंटी ओवुलेशन और कोवुलेशन प्रोसेस जो था, यानी कि खून पतला करने की प्रक्रिया हुँ, और जो खून गाढ़ा करने की प्रक्रिया थी, जो आज तक बैलेंस थी, हुँ, कोविड के बाद से उसका जो कोवुलेशन प्रोसेस है वो थोड़ा डोमिनेट कर गया है, जी, या यूँ कहूँ कि खून गाढ़ा होना ज़्यादा शुरू हुआ है पहले से अभी। तो ये एक कारण है कि कोविड के बाद से 15 से 20% का हार्ट अटैक केसेस में जंप आया है। हाँ, जंप आया सर, ये रिपोर्ट है, WHO रिपोर्ट है एक्चुअली ये वाली। सो दीज आर द ओल्ड और कंटेम्प्रेरी रिस्क फैक्टर्स। एडिशनली क्या हुआ है अभी, जो आप पूछ रहे थे कि जवानों में भी हार्ट अटैक या हाँ, यंग्स में हार्ट अटैक आना हुँ, शुरू हुए हैं। लाइफस्टाइल चेंज आज से 25 साल पहले और आज के टाइम पे देखिए। आज से 25 साल पहले 10 बजे हम देखते थे सिटीज़ में लाइट्स बंद हो जाती हाँ, थी, सो जाया सो करते थे, जाया करते थे। हुँ, एंड लोगों के पास जो फ़ोन था वो आई मीन हैंड फ़ोन फ़ोन टाइम था, में हाँ, सुनते थे, एंड दैट्स क्लोज फ़ोन का नाउ। काम सिर्फ़ वो ही इतना था था, कि हाँ, इतना ठीक था, है। बट आज रात 12 बजे से पहले कोई नहीं सोता, छोटे बच्चे नहीं सोते, अभी ये हालत है। हुँ, स्क्रीन टाइम सबका बढ़ गया है, हुँ, स्ट्रेस लेवल एंड एडमिशंस उनके बहुत ज़्यादा हैं, तो स्ट्रेस वो और इनवाइट करते हैं। जी, रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, एक्सरसाइज नहीं करना, एंड जो चीज़ें आज से 20 साल पहले बुरी समझी जाती थी, आज वो लाइफस्टाइल का पार्ट है, दैट इज़ स्मोकिंग, हुँ, एल्कोहलिज्म। हुँ, आज 15 साल का बच्चा भी अल्कोहल लेता है, ये सच है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें, जी, ये रियलिटी है। सो ये जो चेंजेस आए हैं सोसाइटी में, ये जो चेंजेस आए हैं आज की जनरेशन में, जो उन्होंने इन चीज़ों को इस तरह से एक्सेप्ट किया है और अपने अंदर संभाल लिया है कि हाँ हम ऐसे जिएंगे, इवेंचुअली ये जनरेशन आगे जाकर रिस्क पर आएगी, और जो आज 60 पर रिस्क पर है, ये लोग हुँ, 40 पर रिस्क पर होंगे, अभी भी हैं, आगे भी होंगे। जी। हार्ट ब्लॉकेज के इलाज में क्या-क्या नई चीज़ें इन्वेंट हुई है? क्या नवाचार आए? क्या इनोवेशंस हुए हैं? जी,
फर्स्ट जो स्टेंट लगा था वो 1977 में लगा था। तब सिर्फ स्टेंट एक यूँ समझिए कि एक मेटल था जो सीधे लगा दिया गया और बंद आर्टरी को खोल दिया गया था। तब से लेके आज तक स्टेंट की 4 जनरेशन्स आ चुकी हैं। सब पहले बेयर मेटल स्टेंट्स आते थे जिसके कि सिर्फ स्टेंट होता था, उसमें मेटल होता था, उसके ऊपर कोई मेडिकेशन नहीं होती थी। अब आपने सुना होगा कि ड्रग एलूटिंग स्टेंट्स आने लगे हैं। सो सन 2000 के बाद से ड्रग एलूटिंग स्टेंट्स आए, उसमें भी एडवांस ड्रग्स आने लग गए और उसके अंदर कुछ इस तरह के मेटल या इस तरह की ड्रग्स आ गए हैं उसके अंदर कि उसका इफ़ेक्ट काफ़ी लंबे टाइम तक रहने लग गया है अभी। फिर हम बात करें कि इसके बाद क्या टेक्निक्स आई हैं। सो ब्लॉकेज देखा किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट ने, एंजियोग्राफी की ब्लॉकेज देखा और उसमें स्टेंट लगा दिया। 17% ब्लॉकेज था, 80% ब्लॉकेज था, समझाया हाँ ब्लॉकेज है, स्टेंट लगेगा। बट ये ब्लॉकेज आज के टाइम पर इस तरह से नहीं जाना कि हाँ 17% ब्लॉकेज स्टेंट लगा दिया गया। हम उसको और बेटर एनालाइज कर सकते हैं विद न्यू टेक्निक्स, खासकर जिसको हम बोलते हैं FFR, फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व, OCT टेक्निक आती है, आईवस एक टेक्निक है। ये 3 नई टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम जो डिलेमा है जहाँ पे कि हाँ इसको स्टेंट लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, वो पेशेंट, वो डॉक्टर, वो क्लिनिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइड कर सकते हैं विद दीज टेक्निक्स कि हाँ इसके लिए पेशेंट के लिए स्टेंट बेटर रहेगा या हम वेट कर सकते हैं, या हम जब स्टेंट लगा देते हैं उसके बाद हम उसको एनालाइज करें। कई बार हम जब सामने देखते हैं, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं, एंजियोग्राफी कर लिया या स्टेंट लगा दिया, उसके बाद में उसको देखने स्टेंट अच्छे से लग गया है, बट कुछ दिनों बाद स्टेंट ब्लॉक होने लग जाता है क्योंकि आपको जो दिखाई दे रहा है हमेशा वो सच नहीं होता, चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस कार्डियोलॉजिस्ट हो। जो टेक्निक है वो आपको हेल्प करती है। OCT, आईवस ऐसी टेक्निक है जो स्टेंट को कितना प्रिसाइजली लगाया गया है वो अच्छे से बता पाती है जी। OCT और आईवस के थ्रू हम ये देख पाते हैं कि स्टेंट अच्छे से लगा, अगर वहाँ पे कुछ गुंजाइश है अपोजिशन की दीवार से या उसकी आर्टरी से अपोज होने की, तो हम उसको और बेटर वहाँ पे सेट कर पाते हैं। ये नई टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम बेटर से बेटर रिजल्ट दे सकते हैं बजाय कि आज से 20 साल पहले। इसके अलावा भी कुछ एक टेक्निक्स है, मैं बताना चाहूँगा कि रोटाबलेशन या IVL, ये ऐसी टेक्निक्स है जहाँ पे कि आज से 10 साल या 12 साल पहले तक ऐसे पेशेंट को बाईपास के लिए भेजा जाता था। बट इन टेक्निक्स के थ्रू हम उस कैल्सिफाइड आर्टरीज को, या बहुत ही एकदम हाईली कैल्शियम जमा होता है कोरोनरीज के अंदर, जो सीधे बाईपास के ऑप्शन के ही होते थे पहले, बट उनको हम एक तरह से सफाई करते हैं। कुछ नई टेक्निक्स के बारे में बताना चाहूँगा, जैसे कि रोटाबलेशन, एथरेक्टमी एंड IVL। ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो वो पेशेंट जो कि बाईपास के लिए इंडिकेटेड है लेकिन बाईपास करा नहीं सकते, ज़्यादा उम्र के पेशेंट होते हैं, 70 साल उम्र है, 75 साल, 80 साल, या कोमोर्बिडिटीज़ हैं, किडनी फंक्शन ख़राब है, ऐसे पेशेंट में ये टेक्निक्स के थ्रू हम स्टेंट पॉसिबल कर सकते हैं जो कि आज से 10-12 साल पहले पॉसिबल नहीं था। रोटाबलेशन, IVL ऐसी थेरेपीज़ हैं जिनके थ्रू हम बाईपास से बचा सकते हैं पेशेंट को, और स्टेंट के थ्रू ही हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी सर, बहुत बेसिक सवाल मैं आपसे लूँगी, हार्ट अटैक को पहचाने कैसे, मतलब उसकी क्या पहचान है? जी, हार्ट अटैक एक्चुअली एक इस तरह का सिम्टम देता है जो कि हाँ अगर चेस्ट पेन है, भारीपन है, छाती में दर्द है, वहाँ तो समझ में आएगा, लेकिन कई सारे दूसरे प्रेजेंटेशंस भी होते हैं इसके। जो हम जानते हैं वो तो ये है कि हाँ छाती में दर्द होता है, लेफ़्ट साइड दर्द होता है यूजुअली, जो हम जानते हैं लेफ़्ट साइड दर्द होगा और पसीना आएगा, घबराहट होगी, उल्टी का सा मन होगा, ये हम जानते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो हम नहीं जानते वो ये है कि हाँ साथ में दर्द राइट साइड भी हो सकता है, दर्द गर्दन में दबाव जैसा लग सकता है कि जैसे कोई गर्दन दबा रहा हो, या कुछ भारीपन आ रहा हो, गर्दन में चॉकिंग जैसा सेंसेशन लग सकता है, जबड़े में जैसा दर्द आ सकता है, जॉ पेन, ये भी एक एंजाइना का या हार्ट अटैक का साइन हो सकता है, कंधे में दर्द आना, हाथ की तरफ दर्द जाना, ये सारे हार्ट अटैक के पार्ट हो सकते हैं। कहने का मतलब है हम बोलते हैं कि जॉ से लेके और नाभि तक हार्ट अटैक का दर्द कहीं पर भी आ सकता है। तो इस चीज़ से कंफ्यूज ना करें कि मेरे जो राइट साइड दर्द है तो मुझे हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। इसके अलावा भी सांस की तकलीफ उठना, ये बहुत कॉमन है सर, सांस वाला, कि सांस फूलती है तो आप उसको कि ठीक है निगलेक्ट कर देते हैं आप सांस का भी, और साथ ही साथ कुछ लोग गैस का दर्द समझ के भी कंफ्यूज करके और वो गैस का कैप्सूल ले लिया और मैंने वो खा लिया अब ठीक हो जाएगा, ये चीज़ कई बार मिस करते हैं। सो उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो रिस्क पर हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकर्स, ओल्ड एज पेशेंट्स, इन लोगों के लिए चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को आप कंफ्यूज ना करें और तुरंत से हॉस्पिटल पहुंचें। सर अगर सांस फूल रही है तो हमेशा क्या हार्ट की प्रॉब्लम है? एक ये मिथ रहता है कि
कि मतलब ये साइन ही है क्या कि सांस फूलना अ, मतलब हार्ट में कोई दिक्कत है? क्योंकि सीढ़ी चलते चलते आजकल जी। हर किसी को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती एक्चुअली है। हम सांस फूलने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, हंड्रेड्स हम्म, ऑफ रीजन हो सकते हैं वहाँ जी। पर, जिसमें कि फेफड़े की अगर कोई तकलीफ है किसी को, किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो भी सांस फूल सकता है, हम्म, किसी का मस्कुलर सिस्टम वीक है, मसल्स ही वीक है, उसकी फटिगेबिलिटी जल्दी आती है, सांस फूल सकता है उस वजह से। और हार्ट भी एक पार्ट है, अगर हार्ट वीक है, हार्ट की पंपिंग या इजेक्शन फ्रैक्शन हम बोलते हैं उसको, अगर वो 45-40% से कम होगा तो उसको सांस फूलने की तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। बट सबको हम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये हार्ट की वजह से है, एक चीज़ ये। और अगर आपको सांस की तकलीफ है तो आपको हार्ट वाला तो पार्ट रूल आउट कराना चाहिए विद स्क्रीनिंग और विद इवैल्यूएशन, कि ये तो देखना चाहिए। अगर वो नहीं है देन यू गो फॉर अदर डायग्नोसिस एज वेल। तो स्क्रीनिंग कौन सी एज में करवाए सबसे पहले जी, अगर बहुत ही अच्छा आपको? क्वेश्चन है। हाँ। स्क्रीनिंग के बारे में बात करें तो वो लोग जिनके परिवार में हार्ट की तकलीफें हैं, ओके। जैसे कि बता रहे थे कि फैमिली हिस्ट्री अगर हाँ। किसी को है तो उन लोगों को 18-20 साल की एज पे पहला स्क्रीनिंग करा लेना चाहिए। ओके। एंड आफ्टर दैट एवरी 5 इयर्स, हर 5 साल पे उनको स्क्रीनिंग टेस्ट हार्ट के कराते रहने चाहिए। एक बहुत बेसिक सा कराते कि कोलेस्ट्रॉल जांच होता है वो खून से, तो क्या सिर्फ इनफ इतना ही है कि आप पहले यही वाला करा लो ये टेस्ट? कोलेस्ट्रॉल वाली जांच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके जी। अलावा भी ईसीजी, एको, 2D एको, हम्म, एंड अगर किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं और सिम्टम्स कोरिलेटिंग है कि हार्ट की दिक्कत जैसा लग रहा है तो आप टीएमटी पे जा सकते हो। ये 3 जांचें हैं जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट में अपार्ट फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी आएंगी। एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट जो होती है उसमें हम टोटल कोलेस्ट्रॉल देखते हैं, हाँ, गुड। और आजकल हम कुछ एजुकेट हो गए हैं तो हम एचडीएल भी देखने लग जाते हैं। हाँ। बट एक चीज़ जो मिस करते हैं वो है एलडीएल, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ट के अटैक के लिए, हार्ट की डिजीज़ के लिए। वो डायरेक्ट कोरिलेशन है एलडीएल का हार्ट अटैक से फ्यूचर में अगर होना है तो। वो एलडीएल हम मिस कर रहे हैं। एलडीएल का जो मात्रा है वो 100 mg/dL से कम होना चाहिए, और वो ही सबसे पहले देखना चाहिए। सर एक है वो गुड कोलेस्ट्रॉल बैड, इस लैंग्वेज में लोग हाँ समझते जी, हाँ हैं, जी। तो ये दोनों ही अपने लेवल पे होना चाहिए। अगर किसी गुड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एचडीएल बोलते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, सो उसका नॉर्मल लेवल होता है 40 to 60। 60 तक है तो ठीक है, बट 60 के ऊपर जाने पे कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा उससे। जी। एंड जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसमें हम एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल को इंक्लूड करते हैं। सो ये टोटल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर 150 या 200 के नीचे रहेगा तो अच्छा है। हाई रिस्क पेशेंट है तो 150 के नीचे रहे तो अच्छा है। एलडीएल लेवल जो मैं बता रहा था कि काफ़ी हाईली कोरिलेटिंग होता है हार्ट अटैक से। एलडीएल की मात्रा रिस्क वाले पेशेंट में 100 से कम, हाई रिस्क पेशेंट में 70 से कम होना चाहिए, और जिनको अटैक्स आ चुके हैं पहले उनको तो इवन 55 से कम होना चाहिए। इसको मेंटेन करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं, समटाइम्स हमको स्टेटिन्स या ऐसी दवाइयाँ जो कोलेस्ट्रॉल कम करती हैं वो शुरू करने पड़ते हैं। जी। एक बेसिक सी चीज है, अगर टेस्ट में कुछ ऊपर नीचे आ जाता है तो हम आम धारणा है कि कुछ भी चीज बंद कर देते, घी खाना बिल्कुल बंद कर दिया टेस्ट की रिपोर्ट देख के, या आटा खाना बिल्कुल बंद कर दिया, या नमक खाना बिल्कुल बंद कर दिया। तो क्या डॉक्टर से पूछ के ये सब करें ना, क्योंकि खुद से ही करने लग जाते हैं बिल्कुल लोग। बिल्कुल। तो इसका दूसरा क्या इफेक्ट पड़ता है? जब भी आप नमक खाना बंद करते हैं, हाँ। सो नमक हमारी बॉडी का एक बहुत ही बेसिक एलिमेंट है। उसमें सोडियम है जो हमारी बॉडी को हमेशा चाहिए, एवरीडे फंक्शनिंग के लिए चाहिए। सो कभी भी नमक बंद नहीं करना होता, कभी भी कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट, कोई भी फिजिशियन नमक बंद करने के लिए नहीं कहता। उसकी मात्रा ज़रूर कम करनी होती है। हम इंडियंस करीब 7 से 8,000 mg पर डे नमक खा रहे होते हैं। आजकल वो दूसरे पे आ गए सर, सेंधा नमक सेंधे पे आ गए, बट या स्टिल सेंधा में भी जो नॉर्मल सोडियम या नॉर्मल नमक होता है उसकी करीब 70% मात्रा उसमें भी सोडियम की होती है। जी। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको उससे डबल खा सकते हो या उसके बराबर खा सकते हो। वो तभी भी वो उतना ही नुकसान वाला होता है, थोड़ा सा कम होगा लेकिन वो भी नुकसान वाला है। दूसरा आपने घी वाली बात की कि मतलब घी घी खाना, क्या हमेशा ही हार्ट को नुकसान पहुंचाता है क्या? जो घी है उसको मैं बोलता हूँ कि आप 1 से 1.5 चम्मच एवरीडे लेना है आपको। इसको बंद नहीं करना कभी भी। अगर आप हार्ट पेशेंट है तो भी 1 चम्मच डेली घी लेना है, ये बंद नहीं करना। वसा या फैट हमारी बॉडी का बेसिक एलिमेंट है, बेसिक पार्ट है। उसके बिना आपका शरीर नहीं चल सकता, उसको आपको लेना ही है। तेल आपको यूज़ करना ही है, ठीक है। तेल की सिलेक्शन अपने को, चॉइस अपने को देखना पड़ेगा कौन सा लेना है, बट आपको घी बंद नहीं करना, आपको तेल बंद नहीं करना। तेल में मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल और तिल का तेल, ये बेस्ट रहते हैं, इनको आप काम ले सकते हैं। जी। सर इको या जो दूसरे टेस्ट है वो बिल्कुल सही है,
ब्लॉकेज भी आपने चेक करा लिया, लेकिन फिर भी क्या कुछ दिक्कत हो सकती है हार्ट के अंदर? कभी कभी जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि डिमांड सप्लाई मिसमैच की बात कर रहे थे हम, कि आपने ईसीजी करा लिया, ईसीजी में आप लेटे और आपने जांच करा ली, इको करा लिया, आपकी हार्ट की पंपिंग नॉर्मल थी, 50 से ऊपर थी, 55-60% थी, लेकिन आपके जो ब्लॉकेजेस है, अगर मान लीजिए ब्लॉकेज किसके 90% है, लेकिन आपने तो जस्ट लेट के 2 जांचें करा ली, लेकिन हार्ट को कोई एक्सर्शन नहीं हुआ, हार्ट रेस्टिंग स्टेज में था, तो आपको ब्लॉकेजेस नहीं पता लग सकते। तो इसके फर्दर हम टीएमटी के ऊपर, ट्रेडमिल टेस्ट के ऊपर जाते हैं, जब हम हार्ट को स्ट्रेस लेवल पर लेकर जाते हैं, दौड़ लगाते हैं एक ट्रेडमिल के ऊपर, उसके बाद हम ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें कुछ तकलीफ आती है तो फिर हम उससे पता कर सकते हैं कि हाँ कुछ ब्लॉकेजेस हैं या नहीं है। उसमें कुछ इसी चेंजेस इस तरह के आ जाएंगे कि आपका पता लग जाएगा कि हाँ हार्ट की दिक्कत है, और उसके थ्रू हम फर्दर इवैल्यूएशन, जिसमें कि एंजियोग्राफी, और अगर चाहिए तो हम डोबुटामाइन स्ट्रेस इको नाम की और जांच होती है, वो हम करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। सर कई बार ये होता है कि सिर्फ चक्कर आते हैं, है ना, हार्ट में दर्द नहीं होता या उठता नहीं, तो इस स्थिति में भी क्या हार्ट की चेकअप रेगुलर करवाए गए? जैसा कि बता रहा था मैं कि हार्ट अटैक या हार्ट की दिक्कतें, छाती में दर्द अकेला इस तक सीमित नहीं है, लक्षण इसके और भी हो सकते हैं। जो छाती में भारीपन दर्द आता है उसको हम बोलते हैं एंजाइना, लेकिन कुछ एक सिम्टम्स ऐसे भी हैं जिनको हम एंजाइना इक्विवेलेंट बोलते हैं, जो टिपिकल चेस्ट पेन से अलग होती है जी। जैसे चक्कर आना, उल्टी का सा मन होना, सांस फूलना, या सर में दर्द भी, सर में दर्द होना, ठीक है, या घुटन सी महसूस होना, ये सब ऐसे लक्षण हैं जिनको हम एटिपिकल सिम्टम्स बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं एंजाइना इक्विवेलेंट है। ये हार्ट की दिक्कतों को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन वो टिपिकल नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमको कन्फ्यूजन होता है कि ये है क्या, और इस कन्फ्यूजन में हमारा जो ट्रीटमेंट है वो डिले होता है। सो ये किन पेशेंट में इम्पोर्टेंट है, फीमेल्स में इम्पोर्टेंट है, ये डायबिटिक्स में इम्पोर्टेंट है, और 60 साल से ज़्यादा के जो पेशेंट्स हैं उनमें कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि ये क्या है, क्या तकलीफ है, हार्ट की है या नहीं है। सो अपने को एक बार इवैल्यूएशन करना चाहिए। और बच्चों के केस में अगर इनको इससे देखिए, मतलब किस तरीके से बच्चों का भी रूटीन चेकअप करवाना है, क्योंकि इन दिनों केसेस भी बढ़े हैं बच्चों के, स्कूल के अंदर खेलते खेलते बच्चों के हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। बच्चों का जो रूटीन चेकअप है, 18 साल से पहले स्क्रीनिंग का मतलब नहीं है कुछ भी ऐसा। अगर कोई फैमिली हिस्ट्री किसी की रही है तो 18 साल के ऊपर या 20 साल के ऊपर एक अपना स्क्रीनिंग टेस्ट किया जा सकता है। आपने बात की बच्चों में हार्ट अटैक की, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। बच्चों में हार्ट अटैक आ रहे हैं, न्यूज़ में पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं, बच्चे अचानक से गिर जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं, और उसके बाद वो उठ नहीं रहे। सो यहाँ पर वो चीज़ हार्ट अटैक नहीं, उसको हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों अलग अलग चीज़ है। क्या डिफरेंस है सर? हार्ट अटैक मतलब हार्ट की नस ब्लॉक हुई और आपको कुछ तकलीफ आई, छाती में दर्द हुआ, घबराहट हुई, सांस फूला। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट ने धड़कना बंद कर दिया। तो दोनों में चीज़ों में फ़र्क है। इसमें नस ब्लॉक हो रही है और उसमें हार्ट का कंडक्शन सप्लाई अफेक्ट हो रहा है, यानी कि नर्व्स अफेक्ट हो रही है। हार्ट के अंदर नसें वो वाली हैं जिसमें ब्लड जाता है, हार्ट के अंदर वो नसें भी हैं जिससे कि उसका करंट सप्लाई होता है, जिससे कि उसको सिग्नल्स मिलते हैं जो पंप करना है। तो जो पंप करने के सिग्नल्स हैं वो कंडक्शन सिस्टम से आते हैं। अगर कंडक्शन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आएगी, वो वेरी कर सकती है, माइल्ड सिम्टम्स भी हो सकते हैं, और वो बहुत ही खराब रिदम भी हो सकती है। जो बहुत खराब रिदम्स होती हैं जिसको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं। ऐसी दिक्कत जब आएगी तो बच्चा एकदम से गिरेगा, बच्चा नहीं कोई भी एकदम से गिरेगा और वो दोबारा नहीं उठेगा। तो मतलब इसमें आपको कोई गोल्डन आवर ऐसा टाइम नहीं मिलेगा कार्डियक अरेस्ट में? हार्ट अटैक में आपको समझ आता है, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में इस तरह का कोई भी नहीं हो सकता, नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। इसमें एक ही चीज़ है, एक ही थेरेपी है, उसको डीसी शॉक दिया जाए या सीपीआर ट्राई किया जाए, ठीक है। अगर हॉस्पिटल सेटिंग्स में है तो हम उसको डीसी शॉक दे के तुरंत से बचाते हैं। अगर पेरिफेरी में कहीं पर हॉस्पिटल के बाहर इस तरह से घटना हो रही है तो सीपीआर एक अच्छा मेथड है, जिससे कि 50% तक आप चांस होते हैं कि आप उसको बचा सकते हैं।